Catenary 5. Examples on common catenary फर्स्ट पार्ट. अब हम एग्जाम्पल शुरू करने जा रहे हैं कॉमन कैटेनरी पर. पहला एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है. स्टैटिक्स की ब्रांच आप पढ़ रहे हो. स्टैटिक्स में जो भी क्वेश्चन है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको ढंग से पहले पढ़ना चाहिए. 2 बार, 3 बार, 4 बार तब तक पढ़ते रहिए जब तक सारी स्थिति स्पष्ट ना हो जाए. उसके बाद एक कच्चा कार्य करते हुए फिगर बनाना चाहिए. फिगर से भी जब संतुष्टि मिल जाए तब फेयर कॉपी पे फिगर बनाना चाहिए और सोल्यूशन स्टार्ट करना चाहिए. लिखा है एन एंडलेस यूनिफॉर्म चेन. एक चेन है जो एंडलेस है, अंतहीन. तो आप कह सकते हो कि एक ये चेन है. एंडलेस का मतलब इधर भी लंबाई बढ़ा दें इन्फिनिटी तक तो हो जाएगा चेन ऑफ इनफाइनाइट लेंथ. एंडलेस कह सकते हैं उसको. लेकिन बताओ इस पढ़ाई लिखाई में ऐसी चेन की कोई ज़रूरत पड़ेगी? इतनी लंबी चेन क्या फिगर बनाओगे? क्या तुम बात कर लोगे? कोई फिजिक्स, कोई मैथमेटिक्स, कुछ नहीं ना. तो यहाँ एंडलेस चेन कहने का मतलब कि ऐसा है, चेन के दोनों सिरे जुड़े हुए हैं. चेन के दोनों सिरे जुड़े हुए हैं. उसको आप यूँ समझिए, ये है एंडलेस चेन. एन एंडलेस चेन, ठीक है ना. ये चेन है, इसमें एंडल नहीं है. एंडलेस चेन. एन एंडलेस यूनिफॉर्म चेन इज हंग ओवर 2 स्मूथ पेग्स इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन. एक हॉरिजॉन्टल लाइन में 2 स्मूथ पेग्स, पेग माने खूंटी होता है, उनके ऊपर इसको हैंग कर दिया गया, लटका दिया गया. शो दैट व्हेन इट इज इन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. तो पहले तो आपको देखो हम समझा दें कि 2 खूंटियों के बीच में इसको जब ऐसे पहनाओगे, ऐसे हैंग करोगे, लटकाओगे, तो ये जो पोर्शन ऊपर वाला है इसमें भी तो वेट है ना. तो वेट होने के कारण ये लपेगा, नीचे लपेगा ना. ऐसा थोड़ी कि सीधा रहेगा, ऐसे सीधा नहीं रहेगा. वेट है ना, इसमें वेट है तो ये भी लपेगा. तो कुल मिला के पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मान लीजिए ऐसी आ गई, ये ऐसी. तो यही फिगर बोर्ड पे बना हुआ है, समझ रहे ना. तो जो शेप आप देख रहे हैं ये 2 कैटेनरीज का शेप देख रहे हैं. एक कैटेनरी ऊपर है, एक कैटेनरी नीचे है. दोनों को कैटेनरी हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि दोनों की स्थितियां हैं, फ्रीली हैंगिंग है. शो दैट व्हेन इट इज इन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिसेस ऑफ द 2 कैटेनरीज. ठीक है ना. रेशियो निकालना है. कौन सा रेशियो निकालना है? रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिसेस ऑफ 2 कैटेनरीज. एक कैटेनरी के वर्टेक्स को हमने C1 मान लिया है, एक कैटेनरी के वर्टेक्स को हमने C2 लिखा हुआ है. तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? C2 C1 होगा. ये हो जाएगा C2 C1. ठीक. टू half the length of the chain, half the length of the chain. Let L be the half of the length of the endless chain. तो ये हो गया L is the tangent of equals to tangent of माने tan of किसका tan? हाफ द एंगल, किसी एंगल के आधे का tan. किसी एंगल के आधे का tan. वो कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द पोर्शंस नियर द पेक्स. एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, हाफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द पोर्शंस नियर द पेक्स. यानी कि हमने देखो ये लिखा हुआ है ऑन द कैटेनरी AC1, ये हरी वाली कैटेनरी, ऑन द कैटेनरी AC1 माना कि A पर साई अल्फा 1 है. एंड ऑन द कैटेनरी AC2 नीली वाली कैटेनरी हमने माना है कि A पर साई अल्फा 2 है. साई माने इंक्लिनेशन ऑफ द टेंजेंट. तो अब C2 पर अगर हम टेंजेंट खींचे तो फिगर गंदा हो जाएगा ना, डायग्राम गंदा हो जाएगा. एक टेंजेंट नीला वाला खिंचाएगा, एक टेंजेंट हरा वाला खिंचाएगा, फिर दोनों के बीच का एंगल हमें चाहिए. तो
तो कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा ये भी देखने की बात है। अब देखें ये जो बाहर वाली हरी वाली कैटनरी है ये थोड़ा ज़्यादा फैली हुई है ना, तो इसका टेंजेंट थोड़ा सा झुका हुआ ज़्यादा रहेगा, और नीले वाले का टेंजेंट थोड़ा सा ऐसे रहेगा, यानी कि ये psi2 बड़ा है माने अल्फ़ा 2 बड़ा है, तो हो जाएगा अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1, यही प्रूव करना है। अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1 C2 C1 अपॉन L इक्वल्स टू, वी हैव टू प्रूव दिस रिजल्ट। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक बात समझ में आ गई आपके? एक बार फिर समझ लें, ये 2 कैटनरीज हैं ऐसी, हाफ लेंथ का मतलब हो गया, देखो यहां से बीचों बीच से बटा हुआ है, पूरे चेन की जो भी लंबाई होगी उसका आधा हिस्सा इधर होगा, उसका आधा हिस्सा इधर होगा, तो उस आधे हिस्से में ये आधा नीला वाला है आधा हरा वाला है, ये दोनों मिलाकर के L है। तो अगर हम AC1 आर्क को S1 मान लें, हरे वाले को S1 मान लें, तो नीला वाला कितना हुआ L माइनस S1, क्योंकि ये नीला वाला ये पोर्शन हरा वाला ये पोर्शन मिलकर के L मान रहे हैं आप। तो अब सोल्यूशन यहां से स्टार्टेड, लेट L बी द half of the length of the endless chain, let arc AC1 equal to small s1, then arc AC2 equal to L minus s1 on the catenary AC1, let psi at A equal to alpha 1, and on the catenary AC2 let psi A equal to alpha 2. Also let C1O equal to small c1, C2O equal to small c2, ये पैरामीटर्स हैं, parameters of the two catenaries, parameters of the two catenaries। थोड़ा यहाँ पे हम कुछ सहमत नहीं है जो तर्क हमने अभी दिया है आपको। देखो ये जो सैग है ना, सैग, ये झोल, ये जितना कम होगा तो यहाँ पर जो है ऐसे रहेगा, ऐसे रहने का मतलब टेंजेंट थोड़ा सा इससे ज़्यादा इधर रहेगा, यानी ये जो नीले वाले पर जो टेंजेंट होगा वो इंक्लिनेशन ज़्यादा रखेगा, नीले वाले पर जो टेंजेंट होगा, ये जो टेंजेंट होगा ये वाला, और जब ये लटकन बढ़ा दिए, सैग बढ़ा दिए, तो ये थोड़ा शेप ऐसे हुआ ना, ठीक से बन नहीं पा रहा असल में, और थोड़ा और बड़ा बनाते ना तो बढ़िया से बनता। कुल मिला के ऐसे चलो बनाने की कोशिश करते। ये तो हो गया अल्फा 1, ये हरा वाला है ना, अल्फा 1, और नीला वाला इस तरीके से बनेगा, ये है अल्फा 2। तो हम यहाँ पे प्रूव करेंगे अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 आएगा। देखो इस सैग तुम कम रखोगे ना तो ये फैला हुआ ज़्यादा रहेगा, ऐसे फैला हुआ रहेगा, जब फैला हुआ रहेगा तो ये टेंजेंट का जो इंक्लिनेशन है कम आएगा, यानी सैग अगर कम है तो ये टेंजेंट का जो इंक्लिनेशन है कम आएगा। तो सैग किस में कम है, सैग किस में कम है, नीले वाले में, तो नीले वाले के लिए जो अल्फा 2 बनाए हैं वो कम आएगा,
अब समझ में बात आई ना। और अगर ये सेक बढ़ा दो, थोड़ा सा और लटका दो ऐसे, तब जो टेंजेंट बनेगा इस तरह बनेगा, तो ये इंक्लिनेशन बढ़ जाएगा। यानी सेक ज़्यादा, इधर इंक्लिनेशन ज़्यादा, सेक कम, इधर इंक्लिनेशन कम। मैं समझता हूँ अब बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ें। अब जो रिजल्ट ले आना है उसके लिए हम लोग कौन सा उपाय करें। स्टैटिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में थोड़ा समय लगता है। एक वीडियो में 2 प्रॉब्लम हो जाए तो बड़ी भारी बात। अब हमने जो लिखा था वो सब आपको ध्यान में होगा ही होगा। At A, applying the formula S equal to C times I on both the catenaries, we have, बोलिए फटाफट। ध्यान रहे AC1 आर्क को हमने S मान लिया है, इसलिए AC2 आर्क बराबर हो जाएगा L माइनस S। तो पहले AC1 पर बात कर ले। AC1 पर S की जगह क्या लिख दें? S1 माना है ना, S1, S न लिखिए, इसको S1 कर दीजिए। अगर हमने S लिख दिया हो तो S1 कर दीजिए। AC1 पर S1 हो गया इक्वल टू, और ये जो AC1 वाली कैटेनरी है उसके पैरामीटर को हमने स्मॉल c1 लिया हुआ है। स्मॉल c1 tan AC1 पर क्या लिए थे आप? अल्फा 1, tan अल्फा 1 कामा, दूसरे पर L माइनस S1 इक्वल टू स्मॉल c2 tan अल्फा 2। इन्हें ऐड कर दिया जाए। एडिंग वी है S1 कैंसिल हो जाएगा। L इज इक्वल टू स्मॉल c1 tan अल्फा 1 प्लस स्मॉल c2 tan अल्फा 2, ये आ गया। पुनः अगेन एट कैपिटल A, अप्लाइंग द फॉर्मूला y इक्वल टू C sec psi वी है। अब यहां A पर y कोऑर्डिनेट, दोनों कैटेनरी की बात करें तो y कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो पहले ऑन बोथ द कैटेनरीज नहीं लिखा हूं, वही समझ लीजिएगा। तो पहली कैटेनरी पर क्या लिख दें? y एट A इक्वल टू स्मॉल c1 sec अल्फा 1 कामा, दूसरी कैटेनरी पर फिर वही लिखेंगे आप, YA इक्वल टू स्मॉल c2 sec अल्फा 2, सबट्रैक्टिंग वी है। 0 इक्वल टू स्मॉल c1 sec अल्फा 1 माइनस स्मॉल c2 sec अल्फा 2। अब ये 2 इक्वेशंस हमारे पास हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। C1 C2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो C2 C1 डिस्टेंस है ये कितने के बराबर होगा? C2O माइनस C1O, यानी स्मॉल C2 माइनस स्मॉल C1। ये तो चलो इनको सॉल्व करें। सॉल्व करने के लिए आप चाहे जैसे छोटी कक्षा में करते थे वैसे कर लें, और चाहे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करने जा रहे हैं वैसे कर लें, जैसी आपकी तबीयत। ये आप पे पूरा निर्भर करता है कि इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके C1 C2 की वैल्यू कैसे निकालें हम। नाउ दोनों को हम लिखते हैं पहले। एक तो ये स्मॉल c1 tan अल्फा 1 प्लस स्मॉल c2 tan अल्फा 2 इक्वल्स टू L, यानी कि माइनस L इक्वल्स टू 0। दूसरा है स्मॉल c1 sec अल्फा 1
माइनस स्मॉल c2 सेक अल्फा 2, और यहाँ कुछ ही नहीं है तो प्लस माइनस कुछ लिख दो, 0 इक्वल टू 0. सॉल्विंग दिस बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. सॉल्विंग दिस बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. We have चलिए स्मॉल c1 अपान, ये छोड़ दिए, दिस इंटू दिस 0 माइनस दिस इंटू दिस प्लस हो जाएगा ना, और आएगा L सेक अल्फा 2 इक्वल्स टू c2 अपान, ये कॉलम छोड़ा, अब की बार उल्टा गुणा करेंगे तो दिस इंटू दिस हो जाएगा माइनस L सेक अल्फा 1 इक्वल्स टू, इसमें कुछ नहीं कॉमन है तो लिखते हैं 1 अपान, ये छोड़ दिया, माइनस tan अल्फा 1 इंटू सेक अल्फा 2, फिर माइनस सेक अल्फा 1 tan अल्फा 2, माइनस 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 सब बैलेंस कर दिया जाए, इंप्लाइज दैट स्मॉल c1 अपॉन L सेक अल्फा 2 इक्वल्स टू स्मॉल c2 अपॉन L सेक अल्फा 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन अल्फा 1 अपॉन कॉस अल्फा 1 इंटू 1 अपॉन कॉस अल्फा 2 प्लस 1 अपॉन कॉस अल्फा 1 इंटू साइन अल्फा 2 अपॉन कॉस अल्फा 2 implies that small c1 upon L sec alpha 2 equal to small c2 upon L sec alpha 1 equals to cos alpha 1 cos alpha 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर हो जाएगा cos alpha 1 cos alpha 2 और नीचे हो जाएगा sin alpha 1 plus sin alpha 2 and so we get c1 equal to, इसको यहाँ लाएंगे ना तो जाएगा L sec alpha 2 इंटू cos alpha 1 इंटू cos alpha 2 अपॉन sin alpha 1 plus sin alpha 2 and small c2 equal to L sec alpha 1 इंटू cos alpha 1 इंटू cos alpha 2 upon sin alpha 1 plus sin alpha 2, यहाँ तक आ गए तो sec alpha 2 इंटू cos alpha 2 1 हो जाएगा, sec alpha 1 इंटू cos alpha 1 1 हो जाएगा. आगे बोला जाए implies that small c1 equal to L cos alpha 1 upon sin alpha 1 plus sin alpha 2 and small c2 equal to L cos alpha 2 upon वही sin alpha 1 plus sin alpha 2. इसके बाद आपको जो निकालना है देखो रिजल्ट यहां लिखा है. नाउ कैपिटल C2 C1 यानी कि स्मॉल C2 माइनस स्मॉल C1 यानी कि L कॉमन ब्रैकेट में cos अल्फा 2 माइनस cos अल्फा 1 अपॉन दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम ही है sin अल्फा 1 प्लस sin अल्फा 2
ऐसा इक्वल्स टू एल और ब्रैकेट और डिवाइडिंग लाइन। कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। तो हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 बाई 2। साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 बाई 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये पूरा का पूरा साइन कैंसिल हो गया, ये बच गया। एल को इधर कर दो, implies that capital C2 C1 upon L equals to tan of अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 बाई 2। यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ हो गया। थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा क्योंकि क्वेश्चन को लिखना भी है, समझना भी है। एक एग्जाम्पल और करेंगे, वीडियो साइज थोड़ी बड़ी हो जाएगी, कोई बात नहीं। अब एक एक एग्जाम्पल के एक एक वीडियो तो हम बनाएंगे नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, a uniform chain of length L is stretched between 2 points, stretched between 2 points in the same horizontal level, in the same horizontal line, such that the maximum tension is equal to n times its weight, n times its weight, full stop. Show that the least possible sag, show that the least possible sag in the middle is L bracket में n minus under radical n square minus 1/4। थोड़ा फ्री हैंड फिगर बना दे रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत पेचीदगी नहीं है। ज़्यादा फ्री हैंड हो गया, अब ठीक है। वो हो गया कैपिटल C A B। पढ़ते चलिए। अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L, पूरे चेन की लंबाई L है। इसका मतलब ये पोर्शन कितना हुआ L/2 इज स्ट्रेच्ड, खींच दिया गया बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द सेम लेवल। ए और बी एक ही लाइन में है, लाइन ही नहीं हॉरिजॉन्टल लाइन में, सच दैट मैक्सिमम टेंशन इज इक्वल टू n टाइम्स इट्स वेट। अब ये मैक्सिमम टेंशन कहां लगेगा, फिर लीस्ट पॉसिबल झोल, सेग माने झोल, इन द मिडिल इज दिस वन, यही निकालना है। मैं भी आपको समझाता हूं, मुझे लग रहा है इसका सलूशन थोड़ा कम समय लेगा। देखो ये पॉइंट ऑफ सपोर्ट को देखो यहां पे ना, इस
सपोर्ट पे टेंशन बढ़ाने का मतलब खिंचाव बढ़ा दिया, तो देखो खिंचाव बढ़ाओगे तो ये सैग कम होता जाएगा। आप देख रहे हो ना, और खिंचाव बढ़ा दे सैग और कम हो गया, और खिंचाव बढ़ा दिए सैग और कम हो गया। तो अगर सिरों पे आप टेंशन मैक्सिमम रखोगे तो जो सैग है वो कम आएगा। अगर टेंशन मैक्सिमम है तो सैग मिनिमम होगा, अगर टेंशन मिनिमम है तो सैग मैक्सिमम होगा। ठीक, सैग इन द मिडिल का लोचा क्या है ये समझ लें आप। देखो अगर ये दोनों पॉइंट ऑफ सपोर्ट एक ही हॉरिजेंटल लाइन में है तो जो भी झोल है ना ठीक मिडिल में है। लेकिन अगर इनका लेवल हम चेंज कर दें, ये देखो, तो अब जो झोल है लटकन है क्या मिडिल में है क्या? नहीं ना। तो सैग इन द मिडिल कह देने भर से ये इशारा हो जाता है कि दोनों पॉइंट्स ऑफ सपोर्ट एक ही हॉरिजेंटल लाइन में है। तो क्वेश्चन में तो दोनों बातें लिखी हुई हैं, दोनों पॉइंट्स ऑफ सपोर्ट एक ही हॉरिजेंटल लाइन में, ये भी लिखा हुआ है, और सैग इन द मिडिल कह दिए ये भी लिखा हुआ है। सैग कह देते बस काफी था। तो टेंशन मैक्सिमम कहां पे लगेगा? ए पर। ए पर टी मैक्स इज इक्वल टू एन टाइम्स वेट ऑफ द चेन। चेन की कुल लंबाई है एल, तो उसका वेट कितना हो जाएगा? एल इंटू स्मॉल डब्ल्यू, वेयर स्मॉल डब्ल्यू इज द वेट पर यूनिट लेंथ। ये लिखा नहीं जाएगा, अंडरस्टूड इट थ्रू आउट द होल चैप्टर, वेट पर यूनिट लेंथ। अर्थात टी मैक्स होगा कहां पे? टी ए पर। ए पर भी होगा, बी पर भी होगा। जो भी बातचीत ए पर कर रहे हो वो इक्विवेलेंटली बी पर भी लागू होगा ना, ड्यू टू सिमेट्री। तो टी ए इक्वल टू एन एल डब्ल्यू। अगर ए के कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 मान लें तो अब इसकी बातचीत को आगे बढ़ाएं। टी बराबर स्मॉल डब्ल्यू इंटू वाई होता है, तो हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू इंटू वाई वन इक्वल टू एन एल डब्ल्यू। लॉजिक लिख दिया, सिंस टी बराबर होता है स्मॉल डब्ल्यू इंटू वाई। मैं आपको बता चुका हूं, स्मॉल डब्ल्यू कैंसिल हो गया, वाई वन की वैल्यू आ गई, वाई वन इज इक्वल टू एन एल। रिजल्ट नंबर 1। सैग आपको निकालना है, सैग, यही सैग निकालना है। तो ये कितने के बराबर होगा? ये बराबर होगा y1 हो गया यहां से यहां तक, और माइनस स्मॉल सी। y1 माइनस सी आपको चाहिए, y1 मिल गया, y1 मिल गया, c निकालना और बाकी है। तो इतने फार्मूले हैं, उन फार्मूलों से आप सोचिए कि क्या करें। देखो फिगर हमने मिटा दिया, तुम सोचो a पर s मालूम है ना, s कितना था? l/2। y मालूम है ना, और c चाहिए, यानी s मालूम है, y मालूम है, c चाहिए, तो YCS वाला फार्मूला लगेगा। मैंने कहा था ना फार्मूलों की लिस्ट बना लो, एक कागज पे उनको लिख लो। जब भी इस चैप्टर में आप एग्जाम्पल्स प्रॉब्लम्स करने बैठो तो लिस्ट आपके हाथ में होनी चाहिए। तो एट ए अप्लाइंग द फार्मूला, अप्लाइंग द फार्मूला, कौन सा फार्मूला? YCS वाला, यानी कि y स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। वी गेट y1 स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इंप्लाइज दैट n स्क्वायर एल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ध्यान से देख लो, यहीं से c की वैल्यू निकलेगी, इंप्लाइज दैट सी स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर कॉमन ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1। ये आ गया। कुछ गड़बड़ कर दिए ना, ये जो l लिख दिए, s l/2 था ना, तो हो जाएगा l/2 का स्क्वायर।
यानी कि एल स्क्वायर बाई 4, यानी कि एल स्क्वायर बाई 4। तो अब ये कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा एल स्क्वायर ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस 1/4। दिस इंप्लाइज दैट सी इज इक्वल टू एल अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1/4। अब ठीक है ना। The required sag is, therefore the required sag is y1 माइनस सी इज इक्वल टू y1 कितना निकला था, NL माइनस सी L अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1/4 इक्वल्स टू एल कॉमन ले लो ब्रैकेट में एन माइनस अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस L/4। यही शो दैट था कि फाइंड था, एग्जाम्पल पढ़िए। हाँ, शो दैट था, शो दैट द लीस्ट पॉसिबल सैग इन द मिडिल इज एल ब्रैकेट में एन माइनस अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1/4। वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब यदि आप अभी तक न किए हो तो जरूर करिए। थैंक यू।